नमस्कार मित्रों, मैं जीवराज जाट अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अमृतवाणी क्लासेस पर आपके लिए जो क्लास लेके आया हूँ वो क्लास है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीएटी 12th लेवल और सीएटी ग्रेजुएशन लेवल की कॉमन जो है टॉपिक है। इसमें से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कई बार बहुत सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाता है और कई बार जो है बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी एक क्लास अपन पढ़ चुके हैं और अपन अब आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, कालीबंगा की जो खुदाई हुई है, कालीबंगा में जो खुदाई है उसमें जो नगर मिला है उसके 3 खंड प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को पता होगा, अपन ने पहले बोला जो 3 खंड खुदाई में मिले हैं। खुदाई खुदाई शब्द आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कालीबंगा की खुदाई 1961-62 से 1969 तक किसके नेतृत्व में हुई? कुछ याद आया? बीबी लाल, बीके थापर। भाई इनको याद रखना पड़ेगा। जो ही खुदाई शब्द, नगर नियोजन की खुदाई शब्द आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ, खुदाई 1961-62 से 1969 तक 9 चरणों में। कितने चरणों में हुई थी? 9 चरणों में। किसके नेतृत्व में? बीबी लाल, बीके थापर के नेतृत्व में हुई थी। आपको यह भी पता है कि बीबी लाल और बीके थापर के सहयोगी आपको दिमाग में आनी चाहिए। मैंने बोला था कि वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इनके सहयोगी जेवी जोशी, एमडी खर्रे, श्रीवास्तव, एसपी जैन, ये चारों लोग उनके सहयोगी थे। आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि हाँ, अपन ने वो चीज पढ़ी है। तो नगर नियोजन की जो खुदाई हुई है उसमें 3 खंड मिले हैं। 3 खंड मिले हैं जिसके अंदर से एक किले का भाग तथा 2 साधारण भाग मिले हैं। आज भी देखिएगा, जिन गांवों में किले हैं, गढ़ है, उनमें आप देखोगे वो गांव के बीचों बीच है। लेकिन सिंधु सभ्यता जो थी, कालीबंगा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता कहते, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंधित सभ्यता थी। कालीबंगा से जो सभ्यता मिली है, हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उसमें दुर्ग गांव के बीच में नहीं था, नगर के बीच में नहीं था, वो था किला पश्चिम दिशा में। अगर इस प्रकार से नगर बसा हुआ था, एक परकोटा होता था चारों तरफ, प्राचीर परकोटा। और आपको ये ध्यान रखना है कि परकोटा पक्का नहीं, कच्चा ही था, क्योंकि वहां से अपन ने पढ़ा है कि मिट्टी की ईंटों का ही प्रयोग किया गया था। और अब उसी जो परकोटा होता था उसके पश्चिम दिशा में होता था दुर्ग, और तथा आवास जो थे वो पूर्व दिशा में थे। और ये पूर्व दिशा थी, उसमें 2 पार्ट आवास के होते थे। अगर 3 भाग है, एक में दुर्ग है, 2 में आवास है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि शायद आवास के भी 2 भाग इसलिए रहे होंगे क्योंकि एक भाग में गांव के जो बाहुबली लोग होंगे, शायद उनका एक अलग भाग रहा होगा, अलग रहने का रहा होगा आवास का स्थल, और जो सामान्य जनता थी वो शायद एक अलग भाग में रहती थी। आपको जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी, वो ये रखनी है कि नगर नियोजन में कितने खंड मिले? 3 खंड मिले। एक खंड में दुर्ग और 2 खंड थे आवास के लिए, जनता जहां रहती थी। तो और वो जो एक बात आपको और याद रखनी है वो है कि दुर्ग कौन सी दिशा में था? दुर्ग था पश्चिम दिशा में। ये बात आप लोगों को महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है।
अब देखिए, नगर मिट्टी की प्राचीर के अंदर स्थिर था, इस बात को भी याद रखना है। अभी मैंने बताया था पूरा परकोटा होता था, यानी पूरे नगर के चारों तरफ एक कच्ची मिट्टी की प्राचीर होती थी, दीवार, उसके अंदर नगर था। और उसके भी फिर 3 भाग थे, एक भाग में दुर्ग था और 2 भागों में जनता आवास के लिए रखती थी। अब देखिए महत्वपूर्ण, मोस्ट, इसको तो देखो मोस्ट कर ही लेना आप लोग। दशरथ शर्मा इतिहासकार है राजस्थान के, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते थे वो, दशरथ शर्मा। पहले तो यही याद रखना है कि प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी इसे माना जाता है तो कालीबंगा, ये पहले टाइप का प्रश्न, कालीबंगा। प्रश्न अगर वो टाइप चेंज होगा तो आएगा सिंधु सभ्यता की, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किस इतिहासकार ने मानी, तो आपको याद रखना दशरथ शर्मा ने। तो आप लोगों को यह भी जानना होगा कि पहली 2 राजधानियां कौन थी, तो ये सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर विकसित सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ही एक भाग है। कालीबंगा अपन ने पढ़ा है, कालीबंगा में कितने प्रकार की सभ्यता का अवशेष मिले? 2 प्रकार की, एक हड़प्पा से भी पूर्व और एक हड़प्पा कालीन। अब आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए जो अपने पुराने टॉपिक में थी कि हड़प्पा कालीन से पूर्व यानी 2400 ईसा पूर्व से 2250, इसके अंदर शुरुआती 2 स्तर का विकास हुआ। यह हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता, और 2250 से 1700 तक ये स्तर नंबर 2 यानी हड़प्पा कालीन। तो इसलिए पहली 2 राजधानियां सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसलिए इसको से जो है सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता की जो राजधानी पहली थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन 2 के बाद अगर सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी अगर किसी को माना गया तो वो माना गया कालीबंगा को। और मानने वाले इतिहासकार कौन थे? दशरथ शर्मा। इसलिए दशरथ शर्मा को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट पर्सन है। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। फिर कह रहा हूं मैं, इसको तो आप याद कर ही लीजिएगा, ये तो मोस्ट है। अब चलिए आगे। एक चबूतरे से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई। मैं फिर से बता दूं आपको कि बच्चे की खोपड़ी में तो छिद्र तो 6 छिद्र, खोपड़ी में 6 छिद्र मिले थे और अग्निवेदियां 7 मिली थी। इनको मिक्स मत कर देना, ऐसा नहीं जो ही आपको परीक्षा दिखे, जो ही आपको पेपर में प्रश्न दिखे और आपने अग्निवेदियां पूछी, ऑप्शन नंबर 6 1 पर दिखा, टिक कर दिया। नहीं, याद रखना 6 तो उस एक जो 100 मिला बच्चे का, उसकी खोपड़ी में छिद्र थे, और 7 थी वहां अग्निवेदियां जो एक चबूतरे में मिली है। अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वहां से बैलगाड़ी मिली थी, वहां से हवन कुंड मिला था। तो अग्निवेदियां भी अपने को यही बताती है कि कालीबंगा सभ्यता में जो लोग हैं वो पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, ये बात आपको याद रखना है। तो अग्निवेदियां कितनी मिली थी? 7। आप लोगों को याद होनी चाहिए अग्निवेदियां कितनी मिली? 7। छिद्र कितने थे? 6। किसकी किसकी खोपड़ी में थे? एक बच्चे की 100। अच्छा, उन 6 छिद्र से क्या पता चलता है? 6 छिद्र से पता चलता है कि उस जमाने में भी जो शल्य चिकित्सा का प्रचलन था वहां। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट, कि सिंधु सभ्यता की दाएं से बाएं लिखी जाने वाली बुस्त्रोफेदन लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दाएं से बाएं, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चीज जो है वो दाएं से बाएं लिखने की उनकी लिपि थी, और उस लिपि का नाम था बुस्त्रोफेदन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को से पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता के लोग क्या लेखन का कार्य करते थे क्या? हाँ, बिल्कुल लेखन का कार्य करते थे। उनकी लिपि थी, जिस लिपि में वो लिखते थे उसको जो इतिहासकारों ने बुस्त्रोफेदन लिपि का। और आपसे क्या कंटेंट कभी पूछा जा सकता है, अगर संगत असंगत अगर क्वेश्चन कभी आता है आपसे पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता की जो लिपि थी वो बुस्त्रोफेदन लिपि थी, जिसको पढ़ने में सफलता मिल गई? नहीं, उसको पढ़ने में आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। कालीबंगा की जो लिपि थी लिखने की, उसको कोई पढ़ नहीं सका। उस लिपि का नाम बुस्त्रोफेदन है। ये दोनों बातें आप लोग आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए और इसको आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कालीबंगा से एक मिट्टी की वृषभाकृति मिली है जो अपनी कला कौशल के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वृषभाकृति तो आप जानते ही हो, बेल की मूर्ति मिली है। और आपको पता है कि कालीबंगा में बेल बहुत इंपॉर्टेंट थे। बैलगाड़ी भी मिली वहां से। अपन पढ़ के आए हैं, अपन ये भी पढ़े थे कि वहां खेती होती थी, जूते हुए जो खेत थे उसके अवशेष मिले। अपन ने ये भी पढ़ा कि एक ही खेत में दो फसलें बोई जाती थी, ये भी कालीबंगा से मिला था। और उसी प्रकार वहां एक बेल की वृषभाकृति, बेल की मूर्ति मिली है, एक बेल की आकृति की मूर्ति मिली। अब सोचिए कि कला कौशल के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसमें उस मूर्ति को बनाने में इतनी कलाकारी कर रखी थी कि उसके सिर को धड़ से अलग करके वापस लगाया जा सकता था। इस कारण से उसको कला कौशल में वो प्रसिद्ध थी ये मूर्ति। तो याद रखिएगा, आपको फिर से बता रहा हूं मैं, कई बार अपन सिंधु सभ्यता को पढ़ते पढ़ते इसको मिक्स कर देते हैं कि कालीबंगा। नर्तकी की मूर्ति कालीबंगा से नहीं मिली है। नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिली है। यहां से मिली है वृषभाकृति यानी बेल की मूर्ति। और इसका जो देखिए कालीबंगा का अगला, कि कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। भूकंप का तो आपको पता ही है कि भूकंप जो है, ऐसा कई विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, शायद उसका विनाश ही भूकंप या कोई प्राकृतिक घटना घटने के कारण ही हुआ है। और ऐसा वहां से साक्ष्य मिले हैं कि शायद जब सभ्यता जो थी सिंधु सभ्यता, तो उस समय उसके अंदर सिंधु सभ्यता में जो कालीबंगा है वहां से ये भी प्राप्त हुआ कि भूकंप आते थे और भूकंप के साक्ष्य जरूर मिले थे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, इसी में पॉइंट नंबर 2, आहार सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता अपन पढ़ चुके हैं। अब जहां जहां सभ्यताएं में कुछ चीजें जो है अगर रिलेटेड होगी तो मैं दोबारा आप लोगों से इस बारे में पूछूंगा। आड़ सभ्यता, आड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। वही बात जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हर सभ्यता जो है वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई है। आड़ सभ्यता की बात करेंगे तो आड़ सभ्यता ये जो है बेड़च नदी, बेड़च नदी। तो बताइए कालीबंगा जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? जरा तुरंत सोचिएगा। वही प्राचीन बात करें तो दृश्य देवती व सरस्वती नदी, और वर्तमान में पूछिए तो घग्गर, घग्गर नदी के तट पर हुई थी कालीबंगा। कालीबंगा
और आहड़ सभ्यता ये हुई है बेड़च। आपको पता हो ना, आपको अगर आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग इस बात को सुनते रहिएगा, ताकि आगे और भी जो टॉपिक आएंगे तो आप लोग कई चीजें पहले से ही इसके बारे में जान लो। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेड़च नदी, राजसमंद, कुछ याद आया? गोगुंदा की पहाड़ियां, गंभीरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस पर अपन चर्चा करेंगे। बेड़च नदी जो है उस पे। लेकिन आड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। प्रश्न ही आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्न में से, अगर वन लाइनर क्वेश्चन आया तो, हालांकि वन लाइनर क्वेश्चन आना लगभग बंद हो चुके हैं, आप लोग भी अभी एग्जाम दे रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन कोई आता नहीं है। निम्न में से कौन सा असंगत है, और असंगत में भी फिर आगे नीचे 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपको कि ए बी असंगत है, ए बी सी असंगत है, ए डी असंगत है, ऐसा आपको मिलता है। तो मतलब कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरिटी से पढ़ना पड़ेगा। फिर भी अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है और कभी आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि निम्न में से कौन सी सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, तो निसंदेह आप आड़ पे टिक कर दीजिएगा। बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है आपको कि ये कब इसका वो खोज हुई, कब की मानी गई है, नहीं, अपने को सोचना ही नहीं। 4000 अगर पूछा है प्रश्न में तो अपन आड़ पे टिक करेंगे सीधा। तो ये जो सभ्यता, ये कितने हजार वर्ष पुरानी है? ये 1000 वर्ष पुरानी है, 4000 वर्ष पुरानी। इसको अच्छे से आपको याद रखना। आगे चलिएगा। आड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी था। ताम्रवती, ताम्र यानी तांबा। अब कुछ समझ में आया? बिल्कुल आ गया। कालीबंगा, कांस्य युगीन। कालीबंगा कैसी थी? कांस्य युगीन थी। अगर आड़ की बात करें तो कैसी है? ताम्र युगीन। ताम्र युगीन, क्योंकि यहां तांबे के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले और यहां तांबे का ही काम होता था, इसलिए आड़ का प्राचीन नाम ही ताम्रवती था। आपसे ये पूछ ले कि कौन सी सभ्यता ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी, तो आहड़। आड़ कहाँ है? उदयपुर में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आड़ कहाँ है? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च के। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे थी? घग्गर के। तो अब देखिए, ताम्रवती नगरी, आड़ का पुराना नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। ये सभ्यता धूलकोट नामक टीले के नीचे दबी हुई थी। वहां एक बहुत बड़ा टीला था आड़ में, खुदाई से पहले, जिसको धूलकोट कहा गया। धूलकोट का टीला। जब जो अपने पुरातत्व विभाग के जो विशेषज्ञ लोग हैं, जब उनको इस बात का पता चला कि आड़ जो एक शहर है उदयपुर में, वहां धूलकोट नामक एक बड़ा टीला है, वहां अगर खुदाई की जाए तो कुछ मिल सकता है। और इसलिए जो अपने पुरातत्व विभाग के लोग थे, उनका इंटरेस्ट उस ओर हुआ। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ये बात अपन ने कर ही ली, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में तांबे का उपकरण मिले, और ऐसा प्रतीत होता कि यह तांबा सर्वश्रेष्ठ था। तांबा ही तांबा का कार्य होता था। देखो, जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। अब आ जाइए वापस, चलिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कालीबंगा की खोज 1952। कुछ याद आया? कालीबंगा की खोज 1952 याद आया? हाँ, अमलानंद घोष। याद आया? 1952 अमलानंद घोष, कालीबंगा। और आहड़ की खोज 1953, ठीक 1 साल बाद। किसने?
अक्षय कीर्ति व्यास ने की। याद रखिएगा, मिक्सअप मत कर देना। आपको आंसर मिल जाए, वहां ऑप्शन में मिल जाए कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास। हाँ ये भी पढ़ा, लेकिन अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ में है। अमलानंद घोष जो है वो अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ में, अमलानंद घोष जो है वो कालीबंगा में है। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी जिसकी खोज 1953 में किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास। तथा उत्खनन कार्य पहली बार 1954-55 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1961-62 में एच.डी. सांकलिया ने करवाया। अब यहां भी 3 लोग, वहां अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी.के. थापर, जे.वी. जोशी, एम.डी. खर्रे श्रीवास्तव, एस.पी. जैन। कितने लोग हो गए उधर, 7 लोग। इधर देखिए महत्वपूर्ण 3 लोग, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में खोज, पहली बार खनन का कार्य, खोदने का कार्य कर रहे हैं 1954-55 में रतन चंद्र अग्रवाल, और 1961-62 में खुदाई का कार्य कर रहे हैं एच.डी. सांकलिया। तो 3 लोग आपके सामने आड़ से आगे। अक्षय कीर्ति व्यास खोजकर्ता 1953 में, रतन चंद्र अग्रवाल पहली बार उत्खनन 1954-55 में, और दूसरी बार उत्खनन एच.डी. सांकलिया कब, 1961-62 में। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, कई बार आते हैं सेकंड ग्रेड में। जो भी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, आप उनसे अगर बात करोगे तो बताएंगे कि बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग जब भी कभी, इसमें से कई बार तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा एक जो पुरातत्व विभाग है या उत्खनन करता जो है वो आड़ से संबंधित नहीं है, और आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। अक्षय कीर्ति व्यास है भाई, जब खोज करता है तो उत्खनन में भी आ सकता है। रतन चंद्र अग्रवाल है, एच.डी. सांकलिया है, तो क्या बीबी लाल, नो नहीं है भाई बीबी लाल। बीबी लाल आते काट दो कि बीबी लाल कहाँ है, ये तो भाई कालीबंगा में है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे चलिएगा। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें व पत्थर का प्रयोग करते थे। अब देखिएगा यहां क्या डिफरेंट आया, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन चीज है। कच्ची ईंटें कालीबंगा में भी थी, पक्की ईंटें कालीबंगा में भी थी, और यहां भी धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें। अब ये क्यों कैसे लिखा इन्होंने मुझे नहीं पता, लेकिन धूप में ही सूखती है कच्ची ईंटें, तो पकाई तो जाती ही नहीं है, लेकिन कच्ची ईंटें कॉमन है। जो बात याद रखनी वो क्या है, वो है कि आड़ में पत्थर का प्रयोग हुआ है। आड़ में पत्थर का प्रयोग करते थे आड़वासी, मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों के साथ साथ पत्थर का प्रयोग भी करते थे। आपको तुरंत ऐसे महसूस होना चाहिए, जब कभी भी कोई आड़ की बात चले आपके दिमाग में आने चाहिए कि हाँ आड़ में काफी चीजें कॉमन है, बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि वहां पत्थर का प्रयोग होता था। अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप मान के चलिएगा कितना भी किसी भी प्रकार का पेपर आओ आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा कि हाँ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल रहा हूं। आगे बढ़िए। आड़ सभ्यता के लोग शवों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। देखिएगा पिछली बार जो सीएटी हुई थी उससे जस्ट पहले मैंने जो कुछ लोगों को मैंने सामान्य तौर पर से बातचीत में ही बताया था कि मैंने कहा भाई एक प्रश्न तो मैं आपको सामान्य तौर पे बता सकता हूँ, गारंटी नहीं दी थी, लेकिन ये बताया था कि आड़ के लोग अपने शव जो होते थे मृत व्यक्तियों के उसको गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते हैं। और मैंने इसलिए बोला था उनको क्योंकि ये प्रश्न कई दिनों से मैं देख रहा हूं, इसको ये छपा नहीं था, लेकिन मैं इसे सामान्य परीक्षा से 2-3 दिन पहले मैंने इसे बोला और आगे सीईटी जो 12th बेस की जी थी उस पर सीधा छपा जाते ही और सीधा ये पूछा था कि
कौन सी सभ्यता में लोग अपने शवों को गहनों और आभूषणों के साथ ही दफना देते थे, और जो वो लोग थे उन्होंने सटासट आड़ करके और मेरे पास आए तो बहुत खुश हुए कि वाह सर क्या बताया आपने, बताते ही छप गया। तो मेरा बताने का वो कारण नहीं था, मेरा बताने का एक ऐसा आइडिया या अनुभव था कि ऐसा प्रश्न महत्वपूर्ण है जो पहले छप गया, इसका मतलब ये नहीं फिर नहीं छपे, छप सकता है। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि CAT 12th और ग्रेजुएशन लेवल, इसमें इस बार माइनस मार्किंग कर दी गई है। तो जब माइनस मार्किंग कर दी गई है तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि विभाग को जो भर्तियां करनी है वो CAT बेस पे करनी है। तो CAT से पास होकर जो लोग आगे जाएंगे वही उन भर्तियों में बैठेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार ऐसा सोच ले या विभाग ऐसा सोच ले कि हमें एक भी कर्मचारी नहीं मिले। इसलिए CAT माइनस मार्किंग होने के कारण पेपर बहुत लूज नहीं और बहुत हाई नहीं, नॉर्मल कंडीशंस का आने वाला है। आप ये बात तो तय मान लो, जिसने बहुत अच्छे तरीके से अगर रोज 5-7 घंटे का अगर अच्छा अगर तैयारी की तो वो CAT 12th क्लास हो या ग्रेजुएशन हो, दोनों ही एग्जाम उसके निकल जाएंगे और वो अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा। यहां महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते हैं, ये तो हुई CAT की बात। अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा जाए तो वहां कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है, और आजकल तो आपको पता है कि बहुत लेंथी पेपर जो बनाए जा रहे हैं बन रहे हैं। उसमें देखो आपसे ये लाइन पूछी जा सकती है, आदिवासी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा को मानते थे। अब ये इससे रिलेटेड है, इससे जुड़ी हुई है बात। कैसे जुड़ी हुई है कि वो गहनों और आभूषणों के साथ शव को दफनाते इसलिए थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद भी एक जो नया जन्म होता है, जो पुनर्जन्म की जो कहावतें थी, वो जीवन की अवधारणा मानते थे कि मरने के बाद भी व्यक्ति किसी न किसी जीवन में जाकर प्रवेश करता है, इसलिए इसके आभूषण और गहने नहीं खोलने चाहिए और इसलिए वो इनके साथ ही दफना देते हैं। ये बात तो आपको याद हो गई, लेकिन कालीबंगा में नहीं और दूसरी सभ्यताओं में नहीं, ये केवल आड़ के लिए है। आड़ याद रखना, आपसे पूछ ले कि पिछली बार ये पूछा, इस बार ये पूछ ले कि आड़ में शवों को दफनाने का क्या तरीका था। तो शवों को वो जो है गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। तो क्या आदिवासी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा को मानते थे? कि हाँ बिल्कुल, मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा मानते थे और इसीलिए वो उनके गहनों और आभूषणों सहित शव को दफनाते थे। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, आहड़ में जो है लाल काले, जिसको कृष्ण लोहित, कृष्ण यानी काले, लोहित यानी लाल, मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां से कई बार प्रश्न बन चुका और रिपीट भी हुआ है प्रश्न, और अब भी हो सकता है। अपन ने पढ़ा है, फिर से याद दिला रहा हूं। कालीबंगा में बर्तन कैसे थे? बर्तन तो मिट्टी के थे, सुंदर नहीं थे, सुडोल नहीं थे, लाल बर्तन थे, लेकिन उसपे काली और सफेद धारियां थी। ये पढ़ा ना अपन ने? याद आया कुछ? हाँ आ गया याद, ठीक है। तो आपको याद आ गया कि वहां सुडोल नहीं थे, सुंदर नहीं थे, लाल मिट्टी के बर्तन थे, काली और सफेद धारियां थी। कहां? कालीबंगा में। लेकिन बात चल रही है अभी आड़ की। अगर आड़ की बात करेंगे तो यहां लाल काले मिट्टी के बर्तन थे। इसको कहा गया कृष्ण लोहित। जब पहली बार ये प्रश्न छपा था 2018 या 2018 की सेकंड ग्रेड में, उसमें तब सीधा पूछा गया था कि कृष्ण लोहित प्रकार के मृत बांड किस सभ्यता से संबंधित है। अभी भी जाके चेक कर लेना, प्रश्न आया हुआ है। लोगों को तुरंत ऐसा लगा कि यार ये क्या आ गया, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था उनको तुरंत पता चल गया कि हाँ ऐसे सबसे ज्यादा बर्तन भाई आहड़ में मिले हैं, और इसलिए ये तो ऐसे बर्तनों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र ही माना गया है इसको, आहड़ को।
आड़ में जितने भी बर्तन मिले वो लाल काले प्रकार के कृष्ण लोहित मृद भांड मिले हैं। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये लाइन आपको याद रखना है, ऐसी सामान्य सी लाइन है, लेकिन आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो है वो यही याद रखना है कि कैसे कृष्ण लोहित को सुन के आपके दिमाग में ये लाल काले मत घुमा देना, इसी को कृष्ण लोहित कहा जाता है। काले को कृष्ण और लाल को लोहित कहा जाता है। वो आपसे भी ऐसे भी पूछ सकता है कि लाल काले प्रकार के मिट्टी के बर्तन सबसे अधिक कहां मिले? आड़ में। कृष्ण लोहित संस्कृति के बर्तन किस सभ्यता में मिले? आड़ में। आइए आगे। यहां खुदाई में तांबे के औजार व उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये चीज तो अपन पहले ही देख चुके हैं, अपने को पता है कि ये जो सभ्यता है ये ताम्र युगीन सभ्यता ही है। यहां से जितने भी उपकरण मिले, बर्तन मिले और कुछ सामग्रियां मिली है, वो औजार उपकरण किसके मिले हैं? तांबे के मिले हैं। ये याद रखना, तांबे की उपलब्धता के कारण ही आड़ को क्या कहा गया? ताम्रवती कहा गया। ये चीज अपन ने इस समय देख ली थी। खुदाई में प्राप्त ठप्पों से आड़ में रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान लगाया जाता। बेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा जो है अभी तक नहीं पूछा गया है और ये अब कभी भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता में रंगाई छपाई का व्यवसाय उन्नत था और वहां उसका रंगाई छपाई का व्यवसाय का प्रचलन था। तो आपके दिमाग में आने चाहिए कि आड़ में रंगाई छपाई का व्यवसाय जो है उन्नत था। अब आप सोचोगे कि कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि जो पुरातत्ववेत्ताओं ने वहां खुदाई की उसमें ठप्पे मिले। ठप्पे, अब ठप्पे समझते हो आप लोग? यानी जो अपने कपड़े होते हैं उनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता, बूटियां। जैसे जो महिलाएं हैं वो तो जानती है इस चीज को कि जैसे लेहरिया सब उन पे ठप्पे से जो है छपाई की जाती है, तो ठप्पे वहां मिले थे। अब एक बात ये भी हो सकती है, अपन ने पहले पढ़ा कि आड़ की यूनिक चीज, अलग चीज, एक तो आड़ में पत्रों का प्रयोग होता था घर बनाने के लिए, ये बहुत अलग से चीज है ये। दूसरी, यहां से ठप्पे प्राप्त हुए हैं इसलिए रंगाई छपाई। दो प्रकार से प्रश्न निकलेगा यहां से। या तो पूछेंगे कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें खुदाई में ठप्पे मिले हैं, और यह पूछेंगे कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां रंगाई छपाई का व्यवसाय प्रचलन में था। तो वो है आहाड़। इस चीज का आपको याद रखना है। आगे देखिए आप लोग, आहाड़वासी अनाज रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा कि क्या प्रश्न बनेगा यहां से? आहाड़वासी रखने के लिए अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मृद भांड। अब देखो मृद भांड यानी वो मिट्टी के बड़े बर्तन बनते थे, यहाँ बड़े बड़े मृद भांड बने। और किसके लिए? अनाज भरने के लिए। आप लोगों को पता है ये सब वर्षों से प्रचलन में है। आप अभी भी आप लोग जिनके घरों में मतलब जिनके जमीन जायदाद का अच्छा है, जिनके घरों में आपने देखा होगा पुराने मिट्टी के बड़े बड़े कोठे बना के रखते थे अपने अनाज डालने के लिए। ऐसे कोठे आहाड़ में भी मिले अपने को, और उनको बड़े बड़े मृत पांडवों को क्या कहा गया? गोरे वे कोट कहा जाता था। इस पर तो आप गारंटी लिख लीजिएगा, ये प्रश्न कभी ना कभी मिलना आपको। आप देखोगे चाहे सेकंड ग्रेड में मिलो, चाहे थर्ड ग्रेड में मिलो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में मिलो, चाहे सीएटी 12th लेवल वाले में मिलो, चाहे ग्रेजुएशन वाले में, आपको ये प्रश्न निश्चित रूप से मिलना है कि, और मिलेगा क्या? सीधा पूछा जाएगा कि आहाड़ में जो अनाज रखने के मृद भांड थे उसे क्या कहा जाता है? टाइप नंबर 1 आप तुरंत बताना, गोरे व कोट कहा जाता था। टाइप नंबर 2, आड़ सभ्यता में गोरे व कोट किससे संबंधित है?
टाइप नंबर 2, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ मुझे पता है अनाज भरने के मोटे मोटे जो मृद भांड है उसको गोरे व कोट कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इससे पहले कर्षण लोहित प्रकार के बर्तन थे वो, आप वहां उसको मिक्स मत कर देना। गोरे व कोट तो अनाज भरने के मृद भांड मोटे मोटे पात्र, और जो कृष्ण लोहित प्रकार के जो थे लाल काले वो बर्तनों का प्रकार था। आगे ये आदिवासी चावल की खेती से परिचित थे। अब आपको पता ही ये चीज कि सिंधु सभ्यता जो है जिसमें कालीबंगा पड़ा अपन है, वहां भी खेती होती थी, वहां भी खेती का प्रचलन था। और यहाँ जो आदिवासी है ये भी खेती, अब चावल की खेती से परिचित थे तो यानी वहां के लोग भी खेती करते थे। खेती करते थे तो आपको निश्चित रूप से 2-3 चीजें कॉमन, जैसे मैंने कल बताया था, एक तो शिकार करना, ये लगभग लगभग सभी सभ्यताओं में कॉमन है। ये कृषि कृषि करना ये भी लगभग लगभग सभी में कॉमन है, सब सभ्यताओं में लोग कृषि करते थे। एक पशुपालन, पशुपालन क्योंकि जो खेती करेगा वो पशुपालन, अरे जब जिसके पास बैल है खेती कर रहा है तो वो पशु नहीं पालेगा क्या? जब बैल पाल लिया तो पशु भी पालेगा, अन्य पशु भी पालेगा वो। तो ये 3 तो कॉमन है। आपसे किसी भी सभ्यताओं में पूछ ले कि आदिवासी कृषि शिकार पशुपालन पर निर्भर थे, बिल्कुल थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग कृषि शिकार पशुपालन पर निर्भर थे, बिल्कुल निर्भर थे। ये चीज तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां उत्खनन के दौरान घड़े, पानी भरने के घड़े, कटोरियां, रकाबियां, प्याले, मटके, कुंडे, कलश आदि प्राप्त हुए हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना मिलती है। अब देखिएगा महत्वपूर्ण, इसका प्रश्न बन चुका है। आड़ से तांबे की किसकी मिली है ये मत भूल जाना। अगर याद भी नहीं आए तो भी आपसे कभी पूछ ले कि जो आड़ से मुद्राएं मिली है वो किस धातु की बनी थी, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा तो ये जरूर आना चाहिए कि आड़ यानी ताम्र युगीन सभ्यता है, वहां तांबा ही चलता था। तो तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। कहां से? आड़ से। अब आप एक गलती और कहां कर सकते हो कि मुद्राओं को 3 मत कर देना, मोहरों को 6 मत कर देना। 6 तो यूनानी मुद्राएं मिली है और 3 मोहरें मिली है। कहां से? आड़ की खुदाई से। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, एक मुद्रा के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो देवता अंकित है, और यहीं से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न था मैं बताता हूं जरा आपको। प्रश्न था कि त्रिशूल तथा अपोलो देवता अंकित मुद्रा किस सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई? वो आड़ थी। लेकिन ऐसा प्रश्न बना तो आपको याद रखना मुद्राएं कितनी? 6। कौन सी मुद्राएं? यूनानी मुद्राएं थी। मोहरें कितनी मिली? 3 मिली मोहरें। एक मुद्रा कैसी थी उसमें? वो थी जिसपे त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो देवता। अरे जब यूनान की मुद्राएं आड़ से मिली तो उससे एक चीज और सीखने को मिलती है ना अपने को, वो ये कि उस समय आड़ का व्यापार विदेशों में भी होता था। ये चीज आपको याद रखना। जैसे आपको पूछ ही ले कि निम्न में से असंगत आड़ से संबंधित असंगत कथन छांटिए, और ऑप्शन नंबर ए की आपको ये मिल गया कि आड़वासी अपना व्यापार विदेशों से भी करते थे। तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा तो एक बात जरूर आएगी कि हाँ बिल्कुल 100% करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनानी मुद्राएं मिली है, तो यूनान की मुद्रा आड़ आई है तो इसका मतलब व्यापार हुआ होगा तभी आई है। इसलिए आप इस चीज को भी ध्यान रखना कि आड़ का सभ्यता का व्यापार जो है वो विदेशों तक था। अभी पढ़ के आए अपन रंगाई छपाई, तो यहाँ रंगाई छपाई का काम चलता है तो हो सकता है कि यहाँ के जो वस्त्र है वो विदेश जाते हो उस समय, बिल्कुल जाते रहे होंगे, तभी यूनानी मुद्राएं आड़ आई है। कितनी मुद्राएं मिली है? 6।
उसमें से एक मुद्रा की विशेषता क्या है कि उसकी एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो देवता अंकित है। ये ध्यान रखना आपको। जो तीर व तर्कस से युक्त है, कौन? ये अपोलो देवता। अपोलो देवता के हाथ में तीर और तर्कस लेके उनकी फोटो उस पे लगी हुई है। इस पर एक यूनानी भाषा में लेख भी अंकित है, लेकिन वो यूनानी भाषा में है। इस एक मुद्रा पर, इस एक मुद्रा की विशेषता ये, मुद्राएं तो 6 मिली है टोटल, और वो 6 मुद्राएं कैसी थी? यूनानी थी। ये बात आपको याद रखना। 3 मोहरें मिली थी। आगे चलिएगा, यहां से मिलने वाली 3 मोहरों पर क्या क्या लिखा हुआ था? देखिए, वीतव्यस, पलितसा और तातीय सोम तोमसन। देखना वापस, यहां से मिलने वाली 3 मोहरों पर, एक मोहर पर तो क्या था? वीतव्यस, एक पर था पलितसा, एक पर था तातीय तोमसन। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अब अगर ऐसे शब्दों को लेकर प्रश्न बनेगा तो बहुत डिफिकल्ट नहीं बनेगा। क्लियर कट मान लीजिएगा आप, प्रश्न क्या बन सकता है। जो पहली संभावना मुझे जो लगता है वो लगता है कि प्रश्न आएगा कि वीतव्यस, पलितसा, तातीय तोमसन क्या है। आपसे पूछ लेंगे कि उस समय आर्य सभ्यता में कोई रंगाई छपाई का एक प्रकार है, वहां मिली हुई मोहरों का एक प्रकार है। तो आपको याद रखना, जो 3 मोहर मिली है वहां से 6 यूनानी मुद्रा, एक मुद्रा का क्या? एक तरफ त्रिशूल, दूसरी तरफ तीर कमान लिए हुए अपोलो देवता। 3 जो मोहरें मिली है, तीनों पर अलग अलग वीतव्यस, पलितसा और तातीय तोमसन अंकित है। एक महत्वपूर्ण चीज, तांबा गलाना, उसके उपकरण बनाना आदिवासियों का प्रमुख कार्य था। प्रमुख कार्य का मतलब व्यवसाय, प्रमुख कार्य का मतलब व्यवसाय। जो अगर वहां व्यवसाय, अगर व्यवसाय का भी अगर वहां प्रचलन था तो किसका था? तांबा गलाना और उससे उपकरण बनाना था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट, आड़ की खुदाई में टेराकोटा। अरे टेराकोटा का मतलब समझिए ना, मिट्टी, मिट्टी मिट्टी। टेराकोटा का मतलब मिट्टी। टेराकोटा वृषभ, वृषभ यानी वही बैल है। बनासियन बुल की आकृति प्राप्त हुई है। अब आप लोगों को फिर से पूछता हूं, अभी अपन पढ़ के आए कालीबंगा में, कालीबंगा में भी एक वृषभ आकृति मिली बैल की, और वो अपनी कला कौशल के कारण प्रसिद्ध थी। उसकी कला कौशल क्या थी कि उस बैल के धड़ को सिर से अलग करके वापस जोड़ा जा सकता था। तो वहां भी एक ऐसा बैल मिला, कालीबंगा से भी, और आड़ से भी मिला है। लेकिन आड़ से जो ये जो मिट्टी का जो वृषभ आकृति मिली है बैल की, इसको बनासियन बुल कहा गया। तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए, जब आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि बनासियन बुल कौन सी सभ्यता की खुदाई में मिला है, तो निसंदेह आड़, आड़ सभ्यता में बनासियन बुल मिला। कालीबंगा में जो वृषभ मिला था बैल, वो तो बेचारा अपने कलाकारी के लिए प्रसिद्ध था, कौशल के लिए। उसका धड़ अलग हो जाता था सिर से और वापस जुड़ जाता था। तो 2 सभ्यताएं और दोनों में बैल मिले, और मूर्तियां किसकी मिली? मिट्टी की। तो मिक्स मत कर देना, बनासियन बुल आड़ से मिला है, और जो कला कौशल वाला बुल था वो कालीबंगा से मिला। ये आपको ध्यान रखना। टेराकोटा मिट्टी, मिट्टी ध्यान रखना। टेराकोटा की जो मिट्टी की मूर्तियां टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध, अभी भी मोलेला चित्तौड़गढ़ वही आड़ के पास ही, आड़ के आसपास ही है। आड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। मोस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या आड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग ना, कालीबंगा में पढ़ के आए अपन, पक्की ईंटें कच्ची ईंटें दोनों का प्रयोग हुआ था। लेकिन आड़ में कच्ची ईंटें धूप से पकाई हुई, और इसके अलावा पत्थर का प्रयोग हुआ है। आप ध्यान रखना, पक्की ईंटों का नहीं हुआ है, पत्थर और कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है।
ये मित्रों, ये अपना जो आर्ट सभ्यता थी, अपना चैप्टर दूसरा 2 नंबर का जो चैप्टर था, या आपके आगामी जो परीक्षाएं जो भी होगी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो ये मेरा अपना जो वीडियो है उसको आप उन सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा जो इस समय इस मुहिम में लगे हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से मैंने खुद ने ये जो यहाँ से ये जो मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया उसमें उन सभी इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने रखा है जहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक विशेष ये बात बता देना चाहता हूं कि हाल ही में एग्जाम की जो हाल में एग्जाम हुए हैं उससे आप बाहर आए हैं, आपने मिला भी लिए होंगे अपने, भाई इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। अब अगर आप लोग थोड़े किनारे पर है या आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता नहीं हो सकता, तो इस इंतजार में आप बैठे नहीं रहिएगा, आपको वापस तैयारी शुरू कर देनी है। वैकेंसी आने से पहले 2 बार आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। वैकेंसी आने से पहले, वैकेंसी आने और एग्जाम होने के बीच में 3 से 4 बार आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। 5 से 6 बार जिसने सही तरीके से अपना सिलेबस कर लिया है उसका हो जाएगा, ये निश्चित तौर पर आप मान लो। लेकिन सिलेबस पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि सटाक 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 लाइनों को पढ़ डली और चलो बाद में पता चला कि यार पढ़ा तो था लेकिन ठीक से याद नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना। अगर अभी फिलहाल एग्जाम नहीं है, आप अगर कहीं काम में फंसे हुए हो या कुछ किसी प्रकार के अन्य काम में कोई ड्यूटी कर रहे हो, तो आप वर्तमान में वैकेंसी आने से पहले 4 से 5 घंटे ये अगले 6 माह तक आप निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। और फिर जो एक वैकेंसी आने के बाद अगर अगले 6 माह में अगर आप 10 से 12 घंटे निकालते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का मान के चलिएगा, अगर आपने ईमानदारी से ये कार्य किया है तो। और निश्चित रूप से मानिएगा कि अभी जुलाई 2026 चल रही है, निश्चित तौर पर अब जो इस बजट में अगर वैकेंसीज नहीं थी तो निश्चित रूप से फरवरी में जो नया बजट आएगा तब तक आपको जो है सीईटी के अलावा बाकी वैकेंसीज में आराम मिल रहा है। लेकिन अप्रैल में फरवरी में जो ही अपना बजट घोषित होगा, आप देखोगे कि 2028 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार अच्छी वैकेंसी दे सकती है, जिसमें अनुमानित 40-45 हजार थर्ड ग्रेड, 15,000 के आसपास सेकंड ग्रेड और 10-15 हजार फर्स्ट ग्रेड ये आपको दे सकती है। लेकिन ये सीट्स केवल आपको देखने के लिए नहीं देगी, आपको लगने के लिए देगी। और आपका लगना कब संभव होगा? जब आप आज से इसी समय से 4 से 5 घंटे पर डे सब काम काज छोड़ के, चाहे रात को आपको 12 बजे सोना पड़े, 2 बजे सोना पड़े, लेकिन ये निकलना चाहिए, ये इतना टाइम निकलना चाहिए। जो ही वैकेंसी आ गई आपका टाइम हो जाना चाहिए 10 से 12 घंटे। और मैं आपके सामने ये लगातार जो कॉमन टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीईटी 12 और सीईटी ग्रेजुएशन के लेके लगातार आ रहा हूँ। और आपको ये मैं फिर से बता दूं कि आप इतना सा करिए कि अपने जो चैनल पे जो ये वीडियो डल रहा है या आप उन मित्रों तक भी भेजें जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द लक सभी को, और मैं जल्दी आऊंगा अगला वीडियो लेकर। धन्यवाद।